हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के समक्ष फरवरी माह के ही 16 से 28 फरवरी तक के बीच जो देश विदेश में एवं अन्य जो घटनाएं घटी है और वो चर्चा में रहा है, उसे मैं अपने चैनल इरुडाइट अड्डा के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इन विषय से जुड़े सवाल यदि पूछी जाती है तो उसे हल करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम एक एक घटना के बारे में बात करेंगे। प्रथम जो घटना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत और यूएई के बीच में अभी हाल में ही वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के बीच में ये वर्चुअल बैठक हुई है। ये समझौता दोनों देशों के व्यवसाय को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी और इसमें कम टैरिफ के बारे में भी बात की गई है। कहा जाता है कि आगामी 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार जो है, मौजूदा जो व्यापार है जो 60 अरब डॉलर का है, उससे बढ़ करके 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ और यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष पे दोनों राष्ट्रों के द्वारा संयुक्त स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे कब। ठीक है ना, किस राष्ट्र के द्वारा? तो भारत और यूएई के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ी सी यूएई की हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। यूएई की सीमा जो है, एक तरफ सऊदी अरब तो दूसरी तरफ ओमान से इनकी सीमा टच करती है। अगर सागरीय तट के बारे में बात करेंगे तो यूएई जो है पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये अवस्थित है और इनकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो भी चर्चा में रहा है वो है नेपाल। भारतीय चर्चा में रहने का कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कहा है कि नेपाल जो है अब भारत की यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला अब ये पहला देश बन जाएगा। ठीक है, नेपाल में ये सेवा प्रदान करने के लिए भारत की गेटवे पेमेंट सर्विस और मनन इन्फोटेक के साथ जो ये साझेदारी की गई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भारत की यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो नेपाल बन गया। ठीक है, अब थोड़ी सी हम नेपाल की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बात कर ले। यहाँ से भी सवाल कई बार पूछी जा सकती है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी राज्य भी हैं। ठीक है, नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है जिनकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है, अब हम बता दें आपको, नेपाल को हिमालय राज्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपाल की तीनों श्रेणी, बृहद श्रेणी, ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों जो है वो क्या होता है कि यहाँ आके मिलती है। मध्य हिमालय को यहाँ महाभारत श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट जो है वो कहाँ अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, तो एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, अन्नापूर्णा, गौरी शंकर आदि जो है यहाँ की प्रमुख चोटी है। ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है, कूट के हिसाब से भी सवाल पूछ दी जाती है कि अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कौन कौन सी चोटी का सामना करना पड़ेगा। तो आप मुख्य मुख्य चोटी को याद रखेंगे। सबसे पहले आप जो है वो धौलागिरी, फिर आप अन्नापूर्णा, फिर एवरेस्ट और फिर उसके बाद आप मकालू को आपको मिलेगा। ठीक है ना, भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा जो है भारत और सिक्किम के सॉरी नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे अवस्थित है। ठीक है, अब यहीं नेपाल की जो सीमा है, ठीक है, दक्षिण में भारत के जो राज्य हैं यूपी और बिहार से टच करते हैं, वहीं पश्चिम में उत्तराखंड से और पूरब में सिक्किम से ये सीमा इनकी टच करती है। वहीं इनके उत्तर में तिब्बत चीन जो है ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे, है ना, तंबाकू छोड़ो ऐप के बारे में जो अभी चर्चा में रहा है। तंबाकू छोड़ो ऐप जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, इस ऐप को WHO के द्वारा साल भर चलने वाली एक अभियान है जिनका नाम है कमिट टू क्विट अभियान। इस अभियान के तहत जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा WHO के बारे में बता दें कि WHO का जो है मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और अभी वर्तमान में इनके डायरेक्टर जनरल जो है टेड्रस एधनोम है। ठीक है, जो काफ़ी चर्चा में ये व्यक्ति रहते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक अभ्यास के बारे में बात करेंगे, कॉप 122 अभ्यास के बारे में। कॉप 122 अभ्यास जो है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुआ है और ये वायुसेना द्वारा अभ्यास किया गया। ठीक है, और ये अभ्यास का जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, वहीं भारत में भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है ना, मिलन 2022 जो हुआ है
और ये 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर यानी कि सिटी ऑफ डेस्टिनी में ये हुआ है। ठीक है, तो मिलन 2022 कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे समुद्री प्रदूषण पे समझौता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में लगातार प्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी को देखते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने एक साथ मिल करके प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए एक समझौता किए हैं। तो कौन कौन देश किए हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नियोम प्रोजेक्ट के बारे में। ये नियोम प्रोजेक्ट है, इनके बारे में बात करेंगे। नियोम जो एक शहर है वो क्या है कि सऊदी अरब के एक शहर है। ठीक है ना, सऊदी अरब में नियोम प्रोजेक्ट जो है वो बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में भविष्य में एक इको सिटी बसाए जाने की योजना है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस खास शहर को बनाने का ऐलान किया है। कहा जाता है कि नियोम प्रोजेक्ट के तहत जो शहर बनेंगे उनका नाम जो है द लाइन रखा जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी हम सऊदी अरब के बारे में भी बात कर लें। ठीक है, इनके भौगोलिक स्थिति के में बात कर लें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और ये दो सागर, ठीक है ना, रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में अवस्थित है। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब कहाँ अवस्थित है? तो रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में अवस्थित है। ठीक है, वहीं नियोम प्रोजेक्ट भी है, वो क्या है? रेड सी से इनकी सीमा टच करती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डॉर्थॉन 2022 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डॉर्थॉन को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका आयोजन दुनिया भर में डार्क नेट यानी कि वैसा इंटरनेट जहां पे आम लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है, ये इंटरनेट की तीसरी लेयर है। ठीक है, जहां पे आम जनों के द्वारा सर्च इंजन के तहत उन चीज़ों को आप ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो कहा गया है कि दुनिया में डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा डार्क थॉन 2022 जो है मादक पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए है ना, उसको कैसे रोका जाए उनके समाधान ढूंढने हेतु किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान देने की बात है कि महामारी के प्रकोप के बावजूद भी भारत में पार्सल या कुरियर के माध्यम से नशीली दवाओं के बरामदगी में लगभग 250% की वृद्धि हुई है। उनमें से एक बड़ी संख्या जो है डार्क नेट बाजारों के माध्यम से मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डॉकथॉन 2022 जो है वो क्या है? तो मादक पदार्थों के तस्करी को रोकने के समाधान हेतु एक पहल है। ठीक है, अब वहीं हम एनसीबी के बारे में बात कर लें कि एनसीबी क्या है। तो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं मेदाराम जात्रा के बारे में। अभी हाल में ही तेलंगाना राज्य में मेदाराम जात्रा जो है उत्सव मनाया गया। ठीक है, ये तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति कोया जनजाति के द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाला बहुप्रतीक्षित है ना द्विवर्षीय उत्सव है। ठीक है, आपको ये बता दें कि कुंभ मेला के बाद मेदाराम जात्रा जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ठीक है, इस उत्सव में देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में ये उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मेदाराम जात्रा जो अभी हाल में संपन्न हुआ किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना में। और किस जनजाति के द्वारा? तो कोया जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे विज्ञान सर्वस्व पूजते, ठीक है ना, जिनका आयोजन अभी 22 से 28 फरवरी के बीच में हुआ है। ठीक है ना, विज्ञान सर्वत्र पूजित देश के पिछले 75 वर्ष के वैज्ञानिक उपलब्धि और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने से जुड़ा एक पहल है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ है कि नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या हुआ है कि पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जो काफ़ी है ना आकर्षण का केंद्र बन के उभरा है। ठीक है, ये जो 22 से 28 फरवरी तक ये जो आयोजन हुआ है। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। किनके याद में? ठीक है, तो रमन प्रभाव की याद में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे होप एक्सप्रेस के बारे में। होप एक्सप्रेस का संबंध जो है महाराष्ट्र सरकार से है और ये जो है कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरू की गई है। आपको भी बता दें
होप एक्सप्रेस के तहत मोज़ेक 3D रेडिएशन मशीन की स्थापना की जाएगी। इसका उपचार है ना, कैंसर के उपचार हेतु राज्य के हर एक जिले में एक सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना। तो होप एक्सप्रेस का संबंध किससे, कैंसर की रोकथाम के लिए, और किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं है ना, कुनस्योम्स योजना के बारे में। कुनस्योम्स योजना जो है वो लद्दाख में ये योजना को शुरू की गई है, और इस योजना के तहत लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा 90% सब्सिडी पे दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, किन के लिए, दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रही है। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, कुमस्योम योजना का संबंध जो है वो लद्दाख से है, और ये किसके लिए की जाएगी, दिव्यांगजनों के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। अब थोड़ी सी हम लद्दाख के बारे में भी बात कर लें। लद्दाख जो है इसे लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है, जहाँ पे सिंधु नदी, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जो यहाँ पे है ना बहती है। इनकी सहायक नदी श्योक, नुब्रा, जास्कर और नूरू जो है इनकी सहायक नदी जो यहाँ पे बहती है। लद्दाख में कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है, जैसे कि यहाँ पे पेंगोंग तसो झील है, हेमिस मठ है, चादर ट्रेक जो जास्कर नदी पे है वो है, शांति स्तूप, और यहाँ के काफ़ी आकर्षक मैग्नेटिक हिल जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो लद्दाख में ही है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे PSLV C-52 मिशन के। अभी हाल में ही PSLV 52 मिशन जो है वो इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको जो है लॉन्च सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। ठीक है ना। PSLV C-52 मिशन में 3 उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। उनमें है एक EOS-04, दूसरा INS-2TD और तीसरा इंस्पायर सेट। ठीक है ना। EOS-04 के बारे में बता दें आपको, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिनका काम क्या है, कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम स्थिति के तहत उच्च गुणवत्ता वाले तस्वीर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं INS-2D जो है एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है, जो वनस्पति मानचित्रण के अलावा जमीन और पानी के सतह के तापमान को भी आकलन करेगा, इनके टेम्परेचर को आकलन करेगा। वहीं इंस्पायर सेट जो है एक छात्र उपग्रह है, क्योंकि ये छात्रों के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है ना। और इसे जो है ना PSLV C-52 मिशन में इसे उपग्रह को भी भेजा गया है। ठीक है ना। इस उपग्रह में क्या है कि आयन मंडल की गतिकी और सूर्य की कोरोनल हीटिंग प्रक्रिया को समझने के लिए ये भेजा गया है। ठीक है। तो आप जो है ये तीनों उपग्रह जो भेजा गया है, तीनों उपग्रह के बारे में भी आप जान लेंगे। ठीक है, इसे भी इनका क्या उपयोग है, क्या काम है, उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे तारापुर बिहार, जो अभी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब क्यों की गई है, क्योंकि हुआ क्या, 1932 में है ना बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में एक पुलिस के द्वारा है ना गोली कांड हुआ था। ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ था कि 34 स्वतंत्रता सेनानी जो इसमें शहीद हुए थे। ठीक है ना। वो जो शहीद हुए थे उनमें से 13 शहीदों, जो 34 में जो शहीद हुए थे उनमें 13 की तो पहचान हुई थी। जिन 13 की पहचान हुई थी उनके लिए आदमकद प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, और जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी उनके लिए म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र लगाई गई है। ठीक है। हुआ क्या, कहा जाता है कि 1919 में जो अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद कहा था कि तारापुर गोलीकांड जो है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था। ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा जो है भारतीयों पे काफ़ी ज़्यादा दमन किया जा रहा था। उन दमन के प्रतिक्रिया में मुंगेर के कांग्रेस नेता सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने मुंगेर के तारापुर में सरकारी भवन पे तिरंगा फहराने का आह्वान किया। उन समूह में गोपाल सिंह नामक युवक है ना, काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे, और पुलिस के द्वारा जो है काफ़ी वहाँ पे दमन किया जा रहा था। उनमें क्या है, गोपाल सिंह नामक युवक जो है ना, वो पुलिस के दमन के बावजूद भी झंडा फहराने में कामयाब हुए थे। तो आप इसे याद रखेंगे बिहार स्पेशल से जोड़ के भी। ठीक है ना। इतिहास में कि ये कब हुआ था घटना, 1932 में किस जिला में हुआ था, तब मुंगेर में हुआ था। कितने लोग शहीद हुए, 34 लोग शहीद हुए थे। और इसमें कौन नेता थे, तो सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर थे। ठीक है ना। और इसको करेंट में याद रखेंगे। तो 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे जल टैक्सी सेवा के बारे में। अभी हाल में ही मुंबई में जल टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ये देश की पहली जल टैक्सी सेवा होगी। ठीक है।
यह सेवा नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर जेट्टी से जोड़ेगा, जिनका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। इसमें 3 रूट के बारे में बात की गई है। एक रूट जो है दक्षिण मुंबई से बेलापुर जाएगी, दूसरा रूट बेलापुर से एलिफेंटा और तीसरा रूट जो है बेलापुर से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जोड़ेगी। ठीक है, तो देश में पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है, इसे याद रखेंगे, मुंबई में। चलिए, अब हम बात करेंगे हेल्थ स्टार रेटिंग पहल के बारे में। अभी हाल में ही हेल्थ स्टार रेटिंग पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, और किनके द्वारा शुरू की गई, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा ये पहल शुरुआत की गई है। ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि आप खाद्य पदार्थों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू कर रही है। ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि अब जो है ना, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके पैकिंग के ऊपर में स्टारों की संख्या, ठीक है ना, ये स्टारों की संख्या 1 2 3 4 5 स्टारों की संख्या को दिखाना होगा, जो ये दर्शाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में नमक, चीनी और वसा की मात्रा के आधार पर कितना ये स्वस्थ या ये अस्वस्थ है। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि FSSAI के बारे में, FSSAI जो है, जिनका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और इसका गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के रूप में हुआ है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं शकुंतला चौधरी के बारे में बात करेंगे। शकुंतला चौधरी, जिन्हें अभी वर्ष 2022 में पद्म श्री से भी नवाजा गया है, इन्हें हाल में ही इनका निधन हो गया है। ये एक गांधीवादी थी, सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं। विनोबा भावे के बुधान आंदोलन से भी ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, शकुंतला देवी का संबंध आसाम से है। आसाम में शकुंतला चौधरी को शकुंतला बाईदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे ये भी याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे, बप्पी लहरीदा के बारे में, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। ठीक है ना, आप इसे जानते होंगे। इनका जन्म जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्हें रॉक एंड रोल के बादशाह भी कहा जाता है। एक संगीतकार भी थे, जिनका असल नाम अलोकेश लाहिड़ी था। ठीक है ना। इनकी जो निधन हो गई एक बीमारी की वजह से, उस बीमारी को याद रखना आपको कि वो बीमारी का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होती है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोते समय लगभग 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का लेवल इसमें कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, कुछ सेकंड में मस्तिष्क मांसपेशियों को संकेत देने में विफल हो जाती है। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, इस बीमारी का संबंध जो है मस्तिष्क से है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, इसे भी याद रखिएगा। और बप्पी लहरीदा का निधन हुआ किस बीमारी से हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्ट स्लीप एपनिया की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट तौर पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मनोज तिवारी के बारे में। ठीक है, मनोज तिवारी जो है, आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं, और ये भी चर्चा में रहे। चर्चा में रहने का इसलिए क्योंकि बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए इसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिनकी घोषणा बिहार के ही मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा इसे की गई थी। ठीक है, आपको बता दें कि बिहार में खादी को बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी पटना में खादी मॉल की खोला जा चुका है। वहीं बिहार में 2 अन्य खादी मॉल भी खोला जा रहा है, एक पूर्णिया में और दूसरा गया में। पूर्णिया में जो खादी मॉल खोला जा रहा है उसका थीम गांधीज्म होगा, और गया में जो खादी मॉल खोला जा रहा है उसका थीम बुद्धिज्म होगा। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में 2 अन्य जो खादी मॉल कहाँ खोला जा रहा है, एक पूर्णिया जिला में और एक गया जिला में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे विनीत जोशी के बारे में। विनीत जोशी जो अभी चर्चा में रहे हैं, चर्चा में रहने इसलिए क्योंकि इन्हें CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, नियुक्त हुए हैं, सॉरी। ठीक है, आपको बता दें कि CBSE के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, उनका नाम है उड़ान योजना। ठीक है ना, ये लड़कियों के लिए योजना है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना, कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को निःशुल्क यहाँ पे जो है मतलब क्लास दी जाती है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा उड़ान योजना का संबंध लड़कियों से है, और 11वीं 12वीं की छात्राओं को निःशुल्क सहायता दी जाती है। और किनके द्वारा चलाई जाती है, तो ये CBSE के द्वारा ही चलाई जाती है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मधावी पुरी बुच के बारे में, जो अभी चर्चा में रही है। मधावी पुरी बुच इसलिए अभी चर्चा में रही है क्योंकि इन्हें सेबी के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत में पहली महिला होंगी जो सेबी के चेयरपर्सन बनी है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, कौन है, मधावी पुरी बुच। ठीक है, अब थोड़ी सेबी के बारे में बात कर लें। सेबी जो है मतलब यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
जिनका गठन जो है सेबी एक्ट 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 की हुई थी। ठीक है ना। सेबी जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है, किंतु इनके अलावा 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक अहमदाबाद में है, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है और एक दिल्ली में है। ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे आर प्रज्ञानंद के बारे में। आर प्रज्ञानंद का संबंध शतरंज से है। ठीक है। यह 16 साल के युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है ना। अभी हाल में ही ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग मास्टर में, ठीक है ना, ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैंने मैग्नस कार्लसन को ये हरा दिए हैं। आपको बता दें कि मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये दुनिया के तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है। इनसे पहले ये कमाल विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के द्वारा ही किया गया है। ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। आर प्रज्ञानंद का संबंध किससे है? तो वो शतरंज से। ठीक है। थैंक यू, है ना। आज के लिए इतना ही है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो पूर्व में जो करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो अपलोडेड है उसे भी आप देखे होंगे। यदि अगर ना देखे हों तो आप उसे भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे प्लीज़। थैंक यू सो मच।